नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टिहरी के एग्रो फेस्टिवल और नेशनल एएसआई चैंपियनशिप 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों, आयोजकों, सभी प्रशिक्षकों का टिहरी की इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सोचते थे कि एक दिन टिहरी में इस टिहरी झील के कारण अन्य गतिविधियों भी संपन्न होंगी और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि एग्रो फेस्टिवल में विश्व के 11 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने भाग लेकर इस आयोजन को न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विदेश में पहचान दिलाने का काम किया है। बहुत सम्मान की बात है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि एग्रो फेस्टिवल में विश्व के 11 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय पायलटों ने भाग लेकर इस प्रतियोगिता को, इस आयोजन को बहुत हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों से आए हमारे 57 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से ये सिद्ध कर दिया कि भारत साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी कमाल कर सकता है। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने 2014 के बाद खेलो इंडिया मूवमेंट शुरू किया, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया। आप सबको स्मरण होगा कि अब कोई भी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, हमारे खिलाड़ी जब खेलने जाते हैं उससे पहले प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, हर प्रकार से उनको मोटिवेट करते हैं। और जब वो पदक जीतकर आते हैं तब भी उनका हौसला बढ़ाते हैं, फिर से मिलते हैं। और अगर कहीं पदक जीतने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं तब भी प्रधानमंत्री जी उनका हौसला टूटने नहीं देते हैं, उनको जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले खेलों के क्षेत्र में जब चयन होते थे तो अनेक प्रकार का भाई भतीजावाद हावी होता था, सिफारिशें हावी होती थी, पारदर्शिता नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद इनमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, चयनों में चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो गई। और उसी का कारण है कि आज विश्व का कोई भी मैदान हो, विश्व के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल हो, हर क्षेत्र में भारत के खिलाड़ी भारत का डंका बजाते हैं, भारत का तिरंगा शान से हर खेल के मैदान में लहराने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए आप सभी खिलाड़ियों के आज यहाँ पर अपने रोमांचक प्रदर्शन से न केवल हमारे इन सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है बल्कि हमारे युवाओं के मन में, हमारे प्यारे बच्चों के मन में भी इन साहसिक खेलों के प्रति एक उत्साह और आत्मविश्वास और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको जागृत करने का, उनको प्रेरित करने का काम भी किया है। इसके लिए मैं आप सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन सभी प्रतिभागियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को, खेल विभाग को, जिला प्रशासन को, पर्यटन विभाग को और सभी आयोजकों को तथा पर्दे के पीछे दिन रात काम करने वाली पूरी टीम को, बहुत सारे लोग सामने नहीं आए होंगे लेकिन वो भी इस आयोजन में अपना योगदान दे रहे होंगे, हर प्रकार से अपने को सम्मिलित करके अपना सहयोग कर रहे होंगे। और ये सच है कि जैसा सुबोध भाई कह रहे थे कि थोड़ा और ज्यादा लोग होते तो और ज्यादा उत्साह खिलाड़ियों का बढ़ता, लेकिन जितना आयोजन हुआ है भले ही उस स्तर पर आपकी अपेक्षा के अनुरूप भले ही वो न हुआ हो, लेकिन उपस्थिति अपेक्षा अनुरूप नहीं होगी, लेकिन ये खेल करवाने में बहुत परिश्रम यहाँ पर लगता है। मैं जानता हूँ इस बात को कि एक एक चीज यहाँ पर आयोजित करना, एक एक चीज का संयोजन करना, आयोजन करना,
सबका समन्वय करना वो बड़ा कठिन काम है और आपकी प्रतिबद्धता और जो समर्पण है, इन सभी के बिना और इन सब इतनी बड़ी टीम के बिना ये आयोजन, इसकी सफलता संभव नहीं थी। भाइयों बहनों, आज टिहरी जनपद के समग्र विकास की दिशा में भी आज यहाँ पर 27 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। ये सभी योजनाएं क्षेत्र के पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेंगी और आने वाले समय में टिहरी को विकास के नए शिखर पर पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी, बहुत इससे मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और अनुकूल जलवायु के कारण साहसिक खेलों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है, उपयुक्त राज्य है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड देश ही नहीं बल्कि विश्व भर के एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रेमियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। अभी देहरादून में आइस स्केटिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी संपन्न हुई थी पिछले दिनों। बहुत सालों से हमारे यहाँ आइस रिंग बनी हुई थी, लेकिन उसमें कोई प्रतियोगिता ही नहीं होती थी। हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हर वो काम जो हो सकता है वो हमारे राज्य के अंदर होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन टिहरी को साहसिक खेलों और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने में सफल रहेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य से जो भावनात्मक लगाव है वो जग जाहिर है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश के अंदर हो या दुनिया के अंदर हो, कहीं भी अपने प्रमुख किसी कार्यक्रम में हो तो हमारे राज्य का स्मरण अवश्य करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रिवर प्रोटेक्शन एवं डिस्टिंकिंग की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन में बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए सभी कार्य समय से कर दिए जाएं। वहीं बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लघु सिंचाई विभाग की ओर से योजना के तहत चक डैम निर्माण, रिचार्ज शाफ्ट निर्माण और तालाब निर्माण किए जा रहे हैं। साथ ही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग को वनाग्नि की रोकथाम के लिए अभी से पूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वनाग्नि रोकथाम के लिए मानव संसाधन के साथ ही आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार राज्य में बेहतर ढंग से काम कर रही है और हर योजना को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कमलेश रमन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वो केवल जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वहीं तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस नेता सिर्फ अपने हाईकमान को खुश करने में लगे हुए हैं, जबकि जनता के मुद्दों और वोटों से कांग्रेस का कोई भी सरोकार नहीं रह गया है। बात उनके कार्य की 3 महीने के उनके कार्य लगे हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने कांग्रेस से हर वो मुद्दे छीन लिए हैं जिनको लेकर के वो गलत प्रचार कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस वक्त जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार बेहतर काम कर रही है। हर योजना को, हर लाभ उन व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है जो अंतिम छोर तक बैठा है। और कांग्रेस केवल पुराने राग आलाप करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, गलत प्रचार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। और इसीलिए जो राहुल जी का और खड़गे जी का जो चाबुक उनके ऊपर चला है कि एकता के साथ आप चलेंगे, तो वो उस लिहाज से अपने हाईकमान को खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जनता के मुद्दों से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, उनकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। सरकार बेहतर काम कर रही है और 2027 में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रदेश की जनता आईना दिखाने का काम करेगी। लक्सर में राशन डीलर की दुकान पर निरीक्षण करने पहुंची खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता से हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले में खाद्य आपूर्ति निरीक्षक ने राशन डीलर सुषमा के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जाया गया था देहरादून,
मुझे लगभग 4 बजे के लगभग मुझे फ़ोन आया लक्सर गांव से एक कार धारक का कि यहाँ पे जो सुषमा है उसी दर विक्रेता मिर्ज़ापुर सादात उस पर अटैच है लक्सर गांव अशोक वाली दुकान। तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे राशन डीलर केवल अंगूठे लगवा रही है और पर्ची बना के दे रही है। तो राशन नहीं दे रही थी। राशन के लिए 5 दिन बाद बोला गया कि हम राशन 5 दिन बाद देंगे। फिर मेरे मेरे जब मैं यहाँ पे 4:30 बजे आई तो मैं 4:30 बजे दुकान पे गई। दुकान पे जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब पहले तो चाबी नहीं दी मुझे, बहुत देर बाद चाबी दी। फिर उसके बाद स्टॉक रजिस्टर वितरण रजिस्टर नहीं दिए। और अगर मेरे द्वारा दुकान पे ताला लगाने की कोशिश की गई, सील करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा हाथापाई की गई। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर लाइसेंसी हथियार लहराने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंस वाले हथियार केवल अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं, ना कि दिखावे या वीडियो बनाने के लिए होते हैं। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसका हथियार लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही जिले में हथियार रखने वालों का सत्यापन भी किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा हथियार थे उनमें से अधिकतर ने हथियार जमा करा दिए हैं। जो लोग अभी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ FIR दर्ज करने की कार्रवाई करें। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए। 1-2 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 20 फरवरी को देवाल विकास खंड की पहली BDC बैठक प्रस्तावित है, जिसको लेकर जहां एक और नए और युवा प्रतिनिधियों में उत्साह बना हुआ है कि वो सदन में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। वहीं देवाल के युवा ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने अपनी पहली BDC से ही सदन में अधिकारियों और कर्मचारियों के गोलमोल जवाबों पर नकेल कसने के लिए विधानसभा सत्र की तर्ज पर BDC बैठक को संपादित करने की कार्य योजना तैयार करते हुए पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधान के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि BDC बैठक के दिन ही अपने क्षेत्र की समस्याओं पर सवाल उठाने पर संबंधित अधिकारी अक्सर गोलमोल जवाब देते हुए और समस्याओं को टालते नजर आते हैं। लिहाजा पुराने पैटर्न को बदलते हुए सदन में जनप्रतिनिधियों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्न पहले ही नोट कराकर संबंधित विभागों को उचित माध्यम से भेजे जाएंगे। जो भी BDC में जो भी समस्याएं हैं या जो उनका समाधान होना है उसके लिए हमने उनसे प्रस्ताव मांगे हैं, जो कि 5 फरवरी तक ब्लॉक सभागार में लोग प्रधान क्षेत्र पंचायत अपनी समस्याओं के लिए अपने जो पत्राचार देंगे। उसके बाद हम जिस विभाग की जिस प्रधान की जो समस्या होगी उस विभाग को उस लेटर के तर्ज पे हम ब्लॉक से अपने माध्यम से फॉरवर्डिंग लेटर बना के विभाग को 20 फरवरी को जो BDC होनी है उसमें उस जो भी लोगों की समस्या होगी या तो उससे पहले उसका समाधान हो या तो उस दिन उस समस्याओं का क्या उसमें दिक्कतें आ रही हो, क्या उसमें किस प्रकार से उस समस्या का समाधान हो, उसके लिए विभाग अपनी पूरी तैयारी से आए। क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर हर बैठकों में यही हो रहा है, आज तक कि विभागों से बार बार सवाल जवाब किए जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन विभागों का वही कि उनका घुमा फिरा के जनप्रतिनिधियों को कि हम 1 हफ्ते के अंदर इस समस्या का समाधान करेंगे या अन्य किसी उस तरीके से लोगों को बहला फुसला के उस तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमने जो ये पहली बार इस तरीके से रखी बैठक की, जो हमारे BDC से पहले विभागों को उसमें शिकायतें चल जाए और उसका समाधान के लिए उस दिन तक तैयार रहे या उसकी समस्याओं का किस प्रकार से समाधान हो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहे उस दिन। तो मैं माननीय प्रमुख जी का धन्यवाद करूँगा जो उन्होंने एक नई पहल हमारे विकास खंड के लिए रखी है और इस पहल से काफ़ी उम्मीदें मेरी व्यक्तिगत प्रमुख जी से हैं। जो आज हमने एक कार्यक्रम रखा है, पिछले 4-5 महीनों में लगातार क्या होते हैं मीटिंगें जो हो रही हैं, कभी तहसील दिवस हो रहा, जनता सरकार जनता के द्वार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इनमें जो चीज़ हमने देखी है कि जो भी अधिकारियों से सवाल हो रहे हैं,
चाहे जल संस्थान है, जल निगम है, PWD है, जो भी सवाल है तो सबका गोल मटोल जवाब है, और ना ही क्या बोलते हैं उसमें कुछ सुधार हो पा रहा है। ये चीज़ देखने को मिल रही है। अभी जो प्रमुख जी ने नई पहल शुरू की है, तो ये इसी चीज़ के लिए है कि अभी हम जो भी हमारे क्या बोलते हैं BDC से पहले जो सवाल हो हमारे पंचायतों में, जो भी नए प्रधान चुने आ रहे हैं, BDC मेंबर चुन के आए हैं, जो भी इनके सवाल होंगे वो भी हमने आज रख दिए। अब ये हम विभागीय स्तर पे ये वहाँ भेजेंगे। तो ये अब विभाग किस हिसाब से तैयारी करता है, काफ़ी टाइम है विभाग के पास। अब विभाग इन सवालों का या इन पे किस हिसाब से कार्रवाई करता है, तो हम वो चीज़ें BDC में। शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर नैनीताल पुलिस ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे में नैनीताल पुलिस के सभी पुलिसकर्मियों ने समाज में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया। लोहाघाट क्षेत्र में कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की ओर से क्षेत्र के किसानों को निःशुल्क फलदार पौधों का वितरण किया जा रहा है। उद्यान विभाग के सुपरवाइजर दिनेश ढेक ने बताया कि क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्यान विभाग की ओर से सेब, कीवी, नाशपाती, आड़ू जैसे पौधे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक और आधार कार्ड पर 5 फलदार पौधों के पेड़ किसानों को दिए जा रहे हैं। अभी तक 5000 से ज्यादा फलदार पौधों का वितरण किया जा चुका है और वितरण कार्य जारी है। आगे उन्होंने क्षेत्र के किसानों से ज्यादा संख्या में योजना का लाभ उठाने की अपील की है। विभाग की ओर से यहाँ आड़ू, पुलम, सेब, खुमानी, नाशपाती, कीवी के पौधे वितरित किए जा रहे हैं और आधार नंबर पे दिया जा रहे हैं। जो अच्छी वैरायटी आई है, हिमाचल से आई है, जैसे नई वैरायटी आई है रेड वार्नेट, नाशपाती आई है और कीवी आई है, और इसी आधार पर ये खुमानी आई है। ये आधार पर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। किसानों से बहुत अधिक से अधिक आके और ये बागवानी को बढ़ावा दें, लगा वृक्षारोपण करके। शिक्षा हर किसी का मूल अधिकार है, ये बात मैं, आप और सरकार अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या सरकार इस ओर ध्यान दे रही है? अगर ध्यान दिया जा रहा है तो यूं ही छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। अल्मोड़ा के सोमेश्वर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में लंबे समय से शिक्षकों की कमी के चलते छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा और आक्रोशित छात्राओं ने अभिभावक संघ की अगुवाई में सोमेश्वर चौराहे पर प्रदर्शन किया और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, जिसका दावा है कि सरकार का हर विभाग पूर्ण सजगता के साथ कार्य कर रहा है। खासकर शिक्षा और रोजगार के साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर सरकार ज्यादा गंभीर है। हाल ही में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां विभिन्न सरकारी पदों पर 28,000 नियुक्तियां हुई है। हैरानगी की बात तो ये है कि 1.25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 4 सालों में जाकर 28,000 पदों पर नियुक्तियां हुई है, जिसको सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। भर्ती की प्रक्रियाएं संपन्न हो गई हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर जो हमारे योग्य हैं, होनहार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, उन सभी को आज चयनित होने का अवसर मिला है कि आप सभी के नियुक्ति पत्रों को मिलाकर बीते 4.5 वर्षों में 28,000 से अभी तक हम लोग 27,000 कह रहे थे, अब हाँ 28,000 से भी ज्यादा हो गई और 28,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लेन देन के योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। इसमें भी अभी जो 28,000 है, इस 28,000 में 2,000 और जोड़ने वाले हैं। सरकार चाहे अपनी पीठ खुद क्यों न थपथपा ले, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकती, जिसका नतीजा इन छात्रों के दर्द के जरिए समझा जा सकता है, जिनके भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल अल्मोड़ा के सोमेश्वर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में लंबे समय से शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और आक्रोशित छात्रों ने अभिभावकों संघ की अगुवाई में सोमेश्वर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया।
और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी तक दी। इन हालातों पर अभिभावक और छात्रों ने बताया कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में तैनात सहायक अध्यापक अंग्रेजी को नवंबर में गुजराड़ा देहरादून में अटैच कर दिया गया था और इससे अंग्रेजी विषय की पढ़ाई ठप पड़ी हुई है, जिससे स्कूल में पढ़ाई कर रही 188 छात्राओं का भविष्य अधर पर लटका है। हैरानगी तो इस बात पर होती है कि जब सरकार शिक्षा को महत्व देने की बात करती है तो दूसरी तरफ सरकार ही शिक्षा का मजाक बना रही है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं के साथ भी कुछ यूं ही देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेगी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वाकई में सरकार इस विषय को लेकर बेहद गंभीर है और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पर अगर टीचर नहीं है तो वहाँ टीचर नहीं भेजे जाएंगे, बिल्कुल वहाँ अध्यापक भेजे जाएंगे और हमारे उन छात्रों की बात सरकार के पास आ चुकी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान भी लेंगे और अगर कहीं पर किसी तरीके की कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार उसका स्वयं संज्ञान भी लेने का काम करती है। और टीचरों की इतनी भर्तियां, इतनी वैकेंसियां हमारी चल रही हैं क्योंकि अभी कल ही हजारों की तादाद में जो है सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर टीचर भी पहुंचेंगे क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और सरकार ने तो हमेशा शिक्षा को आगे रखा है और अध्यापकों की नियुक्ति वहां पर हो जाएगी। और क्योंकि सरकार अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करती है कि कोई भी विद्यालय ऐसा ना बचे जहां पर टीचर ना हो, क्योंकि अलग अलग विषय होते हैं और हर विषय पर टीचर होना आवश्यक है। तो इसीलिए ये सब नियुक्तियां हुई है। तो सरकार लगातार 28,000 से ऊपर इतनी नियुक्तियां निकाल चुकी है, उसमें हमारा शिक्षा विभाग भी सम्मिलित है। तो कहीं ना कहीं उन सब की मांगों को जो है सरकार पूरा करती भी चली आ रही है और आगे जो उनकी मांग है उसको भी पूरा करने का काम करेगी। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन ये सरकार नौकरी देने का नहीं बल्कि नौकरी बेचने का कारोबार कर रही है, जिसका परिणाम आम जन को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षकों के पदों पर भर्ती हो रही है तो शिक्षकों की तैनाती आखिरकार क्यों नहीं? सरकार सिर्फ रोजगार देने के नाम पर जनता से मजाक कर रही है। एक और सरकार प्रदेश में शिक्षा की खराब स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी ओर सोमेश्वर में छात्राओं को शिक्षकों की कमी के कारण परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उनको सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और ये इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर है। स्कूलों में अगर बच्चे हैं तो वहाँ अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक हैं तो बच्चे नहीं है, अगर बच्चे हैं अध्यापक हैं तो वहाँ पर जो है स्कूल का भवन सही हालत में नहीं है, वो उनके लिए फर्नीचर नहीं है, शौचालय नहीं है। आखिर इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? कब उत्तराखंड के बच्चों को शिक्षकों की कमी से निजात मिलेगी? कब उनके भविष्य के साथ ये शिक्षा विभाग खिलवाड़ करना बंद करेगा? ये समझ से परे है। अगर हमारे बच्चे शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ी के कारण पिछड़ जाते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर छात्राओं को शिक्षकों की कमी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितनी गंभीर है। और प्रदेश की जनता अब ये सोच रही है कि इस व्यवस्था से कैसे निजात मिलेगी। बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। जब जब सरकार प्रदेश के विकास की बात करती है तब तब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है, लेकिन सरकार के मंसूबे तब जाकर फेल साबित होते हैं जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए आमजन को आंदोलनरत होना पड़ता है। शर्म की बात तो ये है कि अब जिन छात्राओं को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए वो अपने हक के लिए सड़कों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।